जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर रेडियो ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम है उसके लिए जो साइंस की सीरीज हमने शुरू की थी उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं। दोस्तों ये मॉक टेस्ट वैसे दोपहर को आता है, लेकिन गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा लेट लेके आया हूं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों इस मॉक टेस्ट में जो प्रश्नों की संख्या है वो 20 प्रश्न मैं लेके आया हूँ। बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन संख्या 31 से लेके 50 तक इसमें प्रश्न है और 20 प्रश्न है ये आपके। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 ये किस में होता है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसको याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। और विटामिन B12 में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हो गई? कोबालामिन, मतलब कोबाल्ट की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन B12, और ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर हुआ? तो सबसे ज़्यादा मात्रा इन ऑप्शन के अनुसार किस में मिलेगी? दोस्तों दूध में। दूध में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो विटामिन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। कभी क्वेश्चन आए कि विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों विटामिन शब्द दिया गया फंक के द्वारा, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो होते हैं आपके 4। कौन कौन से होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील? तो आपका A, D, E और K ये विटामिन वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं। बाकी B और C जो होंगे वो आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे लिखा गया दोस्तों सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। कभी क्वेश्चन आए कि सेब में कौन सा अम्ल है? मैलिक अम्ल होता है। और दोस्तों सेब जो है ये पॉम का उदाहरण होता है। पॉम मतलब क्या? गूदेदार फल। तो कभी क्वेश्चन आए कि सेब कैसा फल है? दोस्तों सेब एक पॉम फल है और सेब जो है थैलस से विकसित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। क्लियर? अच्छा, काजू लिखा गया है। दोस्तों काजू जो होता है इसकी खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी। याद है ना? काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? लेटेराइट। और भारत में सबसे ज़्यादा काजू की खेती ये दक्षिण भारत में होती है। मेनली कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, तो उन सब में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में क्या कोई ऐसा शहर है जिसे काजू की राजधानी कहा जाता है? काजू कैपिटल? दोस्तों कोल्लम। केरल का एक शहर है कोल्लम और इसे काजू की राजधानी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि काजू की राजधानी किसे कहा गया? दोस्तों कोल्लम को काजू की राजधानी कहा जाता है, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों। चलो यहाँ पे बात कर लूँ दूध के बारे में। अगर आपसे पूछे दूध किस प्रकार का कोलाइड है? दोस्तों दूध इमल्सन होता है। क्या होता है? दूध इमल्सन। और अगर आपसे पूछे कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब होता है? दोस्तों 26 नवंबर को भारत में दुग्ध दिवस, मिल्क डे मनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन। दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन होता है। क्या आपको पता है कि दूध में कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोस। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोस पाई जाती है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, तो ये आपको याद रखना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है। NDRI बोलते हैं इसे, करनाल। करनाल हरियाणा में है, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF, ये आपका ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में, ये भी आप याद रखेंगे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? दोस्तों दूध में विटामिन C नहीं होता, ये भी आप याद रखें। और कौन सा तत्व नहीं होता? आयरन। आयरन भी दूध में नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विटामिन B12 में मात्रा होती है किस में? दूध में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? सार्स एक संक्रामक रोग है और इसका पूरा रूप हमें बताना है, वो क्या है? दोस्तों सार्स का पूरा रूप होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन B सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका पूर्ण रूप है। तो ये आप याद रखना, इसका सही जवाब होगा B सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दोस्तों जो भी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होते हैं ना, ये मेनली हमारे शरीर में फ्लू बीमारी बनाते हैं और इनकी कमी से सांस के रोग जरूर होंगे आपके। कौन सी बीमारी बनाएंगे? फ्लू। तो ये आप याद रखना। सार्स की फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, तो सीवियर
एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर ये वायरस होता है एक तरीके से सार्स। इसमें कहा गया कीटों द्वारा फलों के परागण, कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं। दोस्तों कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण रूक्ष होते हैं और चिपचिपे होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, ये रूखे होंगे और चिपचिपे होते हैं। और इसके फिर क्या होगा? ये चिपचिपे होने के कारण कीटों के शरीर से चिपक जाते हैं और ये फिर क्या करते हैं? पोलिनेशन करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ये भी आप याद रखना। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका परागण। आपको एक क्वेश्चन बताना, चिरोटोफिलस क्या होता है? चिरोटोफिलस क्या है? चिरोटोफिलस क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा चिरोटोफिलस क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कीट लिखा गया है, यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंटोमोलॉजी क्या है। दोस्तों एंटोमोलॉजी क्या है? तो आप याद रखना कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे वाहक, ऐसे वेक्टर जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं उनको क्या बोलेंगे? दोस्तों रोग फैलाने वाले वेक्टरों को हम क्या बोलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा वेक्टर ही बोलते हैं एक्चुअल में। रोग फैलाने वाले कीट जो होते हैं वो हमारे वेक्टर कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियां तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है। इसका कारण क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा ठेठ आपके हाथ में हो जाती है, एक स्किन का एक मोटा सा मतलब क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो कठोर श्रम करने वाले लोग होते हैं उनके तलवों की हथेली मोटी हो जाती है, क्योंकि मोटा अतत्वक ऊतक के कारण होता है। मोटा अतत्वक ऊतक के कारण उनकी त्वचा मोटी हो जाती है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों मैं बात करूं त्वचा के बारे में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डर्मेटोलॉजी क्या है, दोस्तों त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और मानव का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मानव का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ये भी पूछता है एग्जाम में। मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है, ये भी आप याद रखिएगा। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वो है आपका एपिडर्मिस। मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है। और आपसे पूछा जाए कि हमारी त्वचा में कौन सा पिगमेंट होता है जो त्वचा का रंग निर्धारित करता है, दोस्तों मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी त्वचा का निर्धारण करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि मानव त्वचा में कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, तो मानव त्वचा में रफिनी रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या होते हैं रफिनी रिसेप्टर? एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे त्वचा को ठंडा गर्म महसूस करने में सहायता करती हैं। तो रफिनी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? त्वचा में। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत भाग त्वचा का होता है, तो दोस्तों कुल वजन का 7% भाग त्वचा का होता है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हथेलियों और तलवों की त्वचा मोटी हो जाती है, मोटा अतत्वक ऊतक के कारण होता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय दूध के माध्यम से फैलता है? दोस्तों दूध के माध्यम से फैलेगा कौन सा रोग? देखो दूध में बैक्टीरिया होता है और यहाँ पर बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग एक ही है, और वो कौन सा दिख रहा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यक्ष्मा। अर्थात इसको टीबी या तपेदिक भी कहा जाता है। टीबी या तपेदिक ये किससे होता है? आपका बैक्टीरिया से। और दूध में बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण ये रोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि यक्ष्मा दूध के माध्यम से फैलता है। अगर आपसे पूछे कि यक्ष्मा के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, दोस्तों बीसीजी का टीका यक्ष्मा के लिए लगाया जाता है। इसमें बैसिलस जो जीवाणु है और 2 वैज्ञानिकों के नाम है, एक कालमेट और एक ग्विरिन। कालमेट और ग्विरिन, बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कालमेट ग्विरिन। कालमेट और ग्विरिन 2 वैज्ञानिक है, बैसिलस इसमें बैक्टीरिया का नाम है। दोस्तों क्या आपको पता है कि टीबी का परीक्षण क्या कहलाता है? मोंटू परीक्षण। टीबी का परीक्षण क्या कहलाता है? मोंटू परीक्षण कहलाता है। ये भी आप याद रखें। और भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य भी रखा है। ये भी आप याद रखें। टीबी फेफड़ों का रोग है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? अच्छा यहाँ पे लिखा है डिप्थीरिया। दोस्तों एक वैक्सीन होती है डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया परट्यूसिस और टेटनिस। डिप्थीरिया परट्यूसिस और टेटनिस मतलब ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किसे कहा जाता है? तो डीपीटी को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले लौंग प्राप्त होता है। दोस्तों लौंग को किससे प्राप्त होता है हमें बताना है। तो लौंग एक मसाला होता है
और कौन से कुल का पौधा है दोस्तों? लौंग का कुल होता है एम्बेलीफेरी। कभी क्वेश्चन आए कि लौंग कौन से कुल का पौधा है? एम्बेलीफेरी कुल का पौधा है। और ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लौंग प्राप्त होता है पुष्प कलिका से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लौंग में कौन सा केमिकल पाया जाता है जिसको चबाने से दांत का दर्द दूर हो जाता है? दोस्तों आपको याद रखना है, लौंग में पाया जाता है यूजेबोल। यूजेबोल पाया जाता है लौंग के तेल में। तो यूजेबोल के कारण अगर आपके दांत में दर्द है तो आपके दांत का दर्द ठीक हो जाता है। तो ये आप याद रखना, पूछ सकता है। दोस्तों क्या कोई ऐसी लौंग है जिसको जीआई टैग मिला भारत में? हाँ, याद रखना, कन्याकुमारी की लौंग। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और कन्याकुमारी की लौंग को जीआई टैग दिया गया था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर हो दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मसाला। क्या पता है आपको? पता है कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि मसालों की रानी किसे कहा गया? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा दोस्तों, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा बताता हूँ एक और क्वेश्चन दोस्तों। मसाला, भारत में मसालों का बगीचा किसे कहा गया? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। क्या बोले? केरल। केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। अगर आपसे पूछे कि भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों मसाला बोर्ड का मुख्यालय उस शहर में है जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर? कोचीन में। इसे ही तो अरब सागर की रानी कहा जाता है, कोचीन को। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 38, क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक है? चुनिए। दोस्तों जैव उर्वरक होते क्या हैं? जैव उर्वरक ऐसे होते हैं जैसे सड़ी गली चीज़ों में जब बैक्टीरिया पनप जाता है तो वो जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। तो जैव उर्वरक कौन सा है दोस्तों? शैवाल और निर्हरित शैवाल, ये आपके जैव उर्वरक होते हैं। आपके ऑप्शन डी इसमें सही जवाब है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जैव उर्वरक जो होते हैं ये नाइट्रोजन और भूमि में पाए जाते हैं और फास्फोरस धातु को पौधों तक पहुंचाकर कृषि को संबोधित करते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया आपका, साइनोबैक्टीरिया हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए आपके। तो ये सारे आपके जैव उर्वरक होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कंपोस्ट। कंपोस्ट ये आप जानते हैं, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है केंचुए को। ये जो खाद होती है वो वर्मी कंपोस्ट आप सुने होंगे। तो वो सब चीज़ें होती हैं। अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पौधे उर्वरक को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन को। तो दोस्तों पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आता है तो आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है? दोस्तों हमें बताना है कि स्तनधारियों की त्वचा में कौन सी ऐसी संरचना है जिसके कारण शरीर गर्म रहता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? लसिका वाहिनी। लसिका वाहिनी ऐसी मतलब संरचना है जो हमारी त्वचा को गर्म रखती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। अच्छा यहाँ पे लिखा गया दोस्तों श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ क्या होती हैं दोस्तों? हमारे शरीर में पसीने का निर्माण करने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं वो श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। अच्छा रुधिर कोशिकाओं की बात की गई है दोस्तों। रुधिर कोशिकाएं, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सुने होंगे आप। प्लेटलेट, तो ये आपकी रुधिर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का अनुपात कितना होता है? तो आपको याद रखना है, 1 डब्ल्यूबीसी होगी, 600 आरबीसी होंगी और 40 प्लेटलेट होंगी। तो 600 अनुपात 1 अनुपात 40 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन कौन सा है? दोस्तों ऊतक संवर्धन का मतलब है कि पौधे के कुछ भाग लेकर नए पौधे को विकसित करना ऊतक संवर्धन कहलाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका बागवानों संरक्षण, ये तो गलत है। उद्यान कृषि फसलों का विकास और प्रसार, ये सही है आपका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है दोस्तों। ऊतक संवर्धन में पौधे के किसी भाग को लेकर उद्यान कृषि की जाती है, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका उद्यान कृषि, इसको हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं हम। उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, आप याद रखना, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ग्रेगर जॉन मेंडल क्यों प्रसिद्ध हैं? दोस्तों मेंडल क्यों प्रसिद्ध है? मेंडल तो आई होप ये आपने सुना भी होगा दोस्तों। मेंडल आनुवांशिकता के नियम के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही होगा आपका ऑप्शन बी, आनुवांशिकता के नियम। और मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के नियम किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो मटर के पौधे पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, ये भी आप याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो आपके लिए क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिकता का जनक कौन है? मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कौन है? ये मुझे आपको बताना है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मनुष्य की लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, है ना। एक होता है लाइसोजाइम। दोस्तों लाइसोजाइम एक एंटीसेप्टिक एंजाइम होता है। यदि खाने में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन आता है, बैक्टीरिया आता है, तो उसको मारने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है दोस्तों। और पशुओं की लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जो कुत्ते होते हैं या पशु होते हैं वो अपनी चोट को चाट कर ठीक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम एंटीसेप्टिक होता है, जिसके कारण ये कीटाणुओं को मार देता है और उससे हमारा जो घाव होता है पशुओं का वो जल्दी भर जाता है। तो एक तो हो गया लाइसोजाइम। और एक कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है आपका एमाइलेज। और दोस्तों एमाइलेज एंजाइम को ही टाइलिन कहा जाता है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, इसे टाइलिन भी कहा जाता है, याद रखना। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि लार में कितना प्रतिशत जल होता है, दोस्तों लार में 98% जल होता है। बाकी 2% क्या होगा? 2% जो होगा वो एंजाइम हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आप याद रखना 98% जल होता है लार में। अच्छा, मानव में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, है ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है दोस्तों? दोस्तों पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन का काम भी क्या है? प्रोटीन का पाचन। ये भी आप याद रखें। दूध का काम, मतलब रेनिन दूध पाचन करता है। रेनिन दूध को पचाने वाला एंजाइम है, ये भी आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन संख्या 43, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? दोस्तों एक ऐसी बीमारी जिसके में हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज़ होता है। और डायबिटीज़ मेलिटस, ऑप्शन ए डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। ये भी आप याद रखना। दोस्तों कैसे होता है? देखो हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है जिसका नाम है पेनक्रियाज, या इसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में लैंगरहैंस की आइसोलेट होती हैं और लैंगरहैंस की आइसोलेट से हमारी बॉडी में निकलता बीटा सेल होती हैं और इससे निकलता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। लैंगरहैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है। ठीक, ग्लूकोज को किस में बदलेगा? ग्लाइकोजन के रूप में। जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा दोस्तों? इससे ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड के अंदर बढ़ने लगेगी और हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा दोस्तों? गाढ़ा हो जाएगा और हमारे ब्लड में क्या आ जाएंगी? श्यानता आने लगेगी, गाढ़ा हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा ब्लड आसानी से हमारी नसों में नहीं बहेगा। और जब नहीं बहेगा तो क्या होगा? ये थक्का बनने लगेगा, जमने लगेगा एक जगह। और जब हमारी नसों में ब्लड नहीं बहेगा, कुछ इस तरह की संरचना बन जाएगी, तो इससे हमारे जो हार्ट है उसमें ब्लड की सप्लाई प्रभावित होगी। मतलब हमारे हृदय में प्रॉपर रूप से रक्त नहीं जाएगा और इससे हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये होता है आपका डायबिटीज़। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना डायबिटीज़ होता है। ग्लूकोज की मात्रा कब बढ़ती है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व मधुमेह दिवस कब होता है? दोस्तों हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों हमें बताना है जैसे मस्तिष्क, बोन मैरो, यकृत, ये सब चीज़ें बतानी है। तो रक्त कोशिकाएं, दोस्तों रक्त कोशिकाएं डैमेज होती हैं मलेरिया में। मस्तिष्क जो होता है हमारा, ये एंजीफेलाइटिस होता है। बोन मैरो में क्या बनता है दोस्तों? ल्यूकीमिया। बोन मैरो, यकृत पीलिया। तो जब हमारे बॉडी में पीलिया होता है तो यकृत प्रभावित होता है। तो इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। रक्त कोशिकाएं मलेरिया प्रभावित होती हैं और मलेरिया को प्रभावित करता है। मस्तिष्क जो प्रभावित करेगा वो कौन सा रोग होगा? एंजीफ्लाइटिस। बोन मैरो, दोस्तों बोन मैरो जब ल्यूकीमिया आपको होगा तो बोन मैरो प्रभावित होती है और पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। तो ये सारे बिंदु आप याद रखेगा। इसका सही जवाब क्या बनना है दोस्तों? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 4, 2, 1, 3। सबसे छोटा फूल कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा फूल कौन सा है? यह होता है आपका बुल्फिया, ऑप्शन बी सबसे छोटा फूल। दोस्तों अगर पूछे सबसे बड़ा फूल, रेफलेसिया।
सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया सबसे बड़ा फूल होता है, ये भी आप याद रखना। अगर आपसे पूछे दोस्तों फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन कहलाता है। और फूलों की खेती करना क्या है दोस्तों? फूलों की खेती होती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होती है, ये आप याद रखना, पूछ सकता है फ्लोरिकल्चर के बारे में। अगर आपसे पूछे कि पौधों में कौन सा हार्मोन फूल खिलाता है? फ्लोरिजन। फ्लोरिजन हार्मोन फूल खिलाने वाला हार्मोन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मोडेम। मोडेम निम्नलिखित में से किसका नाम है? दोस्तों मोडेम जो होता है ये मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर होता है। ऑप्शन डी, मॉड्यूलेटर और डिमोडुलेटर इसका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या होता है मोडेम? किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने का जो घटक है वो आपका मॉड्यूलेटर होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 47 क्या क्या गया? LAN का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों LAN एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो बहुत छोटे लेवल के नेटवर्क को मतलब क्या करता है? संचालित करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क इसका सही जवाब है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन कहाँ गया? लोकल एरिया, सॉरी ये है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा रूप होता है। एक होता है WAN, WAN, बस इसका अंतर क्या है कि वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एल्टा विस्टा क्या है? दोस्तों एल्टा विस्टा ये क्या है? तो एक सर्च इंजन है। ऑप्शन सी, सर्च इंजन। गूगल भी क्या है दोस्तों? गूगल भी एक सर्च इंजन है। और गूगल कब स्टार्ट हुआ था? 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी बिन के द्वारा गूगल को स्थापित किया गया। गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, याद रखना गूगल की पेरेंट कंपनी पूछता है एग्जाम में तो अल्फाबेट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहा गया है? एडम ऑसबोर्न ने पहला सुबाह्य कंप्यूटर बनाया था। एडम ऑसबोर्न ने पहला सुबाह्य कंप्यूटर बनाया था। तो इसमें कौन सा कथन हमारा सही होगा? दोस्तों इसमें कथन होगा हमारा, तो ये आपका सही कथन है, पहला सुबाह्य कंप्यूटर एडम ऑसबोर्न ने बनाया। इयान बिलमट ने पहली क्लोनित भेड़ बनाई थी। तो दोस्तों ये भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी आपका सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ये आपको याद रखना। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, दुनिया की पहली क्लोन भेड़ इसका नाम क्या था? डोली। दुनिया की पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? डोली भेड़ थी, ये भी आप याद रखें। क्या आपको पता है कि भारत में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों भारत में भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में। टोंक जो जिला है ये अबिका नगर में है, मतलब अबिका नगर टोंक में, और राजस्थान की बात हो रही है। तो आपको याद रखना है कि भारत में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र टोंक में है। टोंक राजस्थान में आता है, याद रखना इसके बारे में, पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 1000 बाइट बराबर है किसके? दोस्तों 1000 बाइट किसके बराबर होगा? सॉरी 1024 बाइट है, सॉरी 1024 है, सॉरी 1024 बाइट। तो इस किसके बराबर होगा दोस्तों? 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों ये था साइंस का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्न, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका सपोर्ट है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप इसी तरह का सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलूंगा अगले मॉक टेस्ट के साथ जल्दी ही, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।